everyone, welcome to my class. Today we will discuss about +1 physics. The chapter that we are going to study ये लॉज ऑफ मोशन है, जिसका ए पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जो लास्ट टॉपिक लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने किया था दैट वाज हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अब हम थर्ड चैप्टर का बी पोर्शन करेंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपको फ्रिक्शन स्टडी करना है। फ्रिक्शन के लिए जो की पॉइंट्स आज हमारी क्लास के रहेंगे दैट विल बी फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन क्या है और कितना इसका टाइप्स होता है। फ्रिक्शन के बारे में टिल नाउ आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि जब कोई बॉडी मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है तो एक फोर्स ऑटोमेटिकली वहां पर एराइज हो जाता है, जिसका क्या काम है उस मोशन को अपोज करना। मीन्स अगर फ्रिक्शन बॉडी को अगर हम फोर्स लगाकर बॉडी को आगे की तरफ मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। सो वी कैन डिफाइन फ्रिक्शन एज, आप कैसे फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एन अपोजिंग फोर्स। ये एक अपोजिंग फोर्स है दैट अराइजेस ऑटोमेटिकली, जो अपने आप अराइज हो जाता है किस सिचुएशन में? व्हेन ए बॉडी मूव्स or tends to move over the surface of another body, means क्या है कि फ्रिक्शन को लगने के लिए there should be the contact between two bodies, दो बॉडीज की सरफेस आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए और एक बॉडी कोशिश करे दूसरी की सरफेस के ऊपर मूव करने की या एक्चुअल में मूव करे। That will be the condition कि वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। Suppose this is a surface over which ये बॉडी रखी है जिसका मास m है। मैं चाहती हूँ कि मैं बॉडी को इधर फोर्स लगाकर मूव करवा लूँ, उधर से मैं बॉडी को फोर्स लगाकर मूव करवा लूँ। That is the F applied force। तो जैसे ही बॉडी मोशन में आई इधर से जो फोर्स लगेगा that will be F, और स्मॉल f को यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से आप एक कंडीशन समझ सकते हैं जो कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज में भी समझाई थी कि अगर ऐसी कंडीशन है कि ये दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाते हैं तो इट मीन्स बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी विल बी एट रेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ फ्रिक्शन का एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि जो ओल्ड व्यू रहा है फ्रिक्शन का उसके कारण तो ये कहा जाता था कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे की सरफेस के ऊपर ज्यादा लाई कर रही हैं लाइक दिस, तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। मींस एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितनी दोनों के बीच में हार्डनेस होगी, जितनी रफ सरफेस होगी उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा। दैट इज द ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज बाय एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट अगर कोई बॉडी ये है तो इसका जो शेप होगा समथिंग लाइक दिस होगा, परफेक्टली स्मूथ नहीं होगी। और जब आपने दूसरी बॉडी को इसके ऊपर रखा तो उसका शेप कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ये दोनों बॉडीज हैं, बॉडी नंबर 2 एंड बॉडी नंबर 1। दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ये है सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ वी कैन सी कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो कांटेक्ट में नहीं है, दोनों की दोनों ही बॉडी एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपकी हुई नहीं है। आप ये समझ सकते हैं केवल कुछ ही पोर्शंस पे लाइक हियर एंड दिस एंड दिस, ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ये आपस में स्टिक है, ये पूरी तरह से स्टिक है। तो इस स्टिकनेस की वजह से क्या होता है कि दोनों बॉडीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिक टुगेदर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बाउंड टुगेदर। दोनों ही बॉडीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाउंड किए हुए हैं, आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। जितना ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके बीच में मींस हमें उतना ही फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को मूव कराने के लिए। क्लियर? इट मींस कि जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितने भी आपस में मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर होंगे उतना ही बॉडी के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा।
और फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन मूव अवर बॉडी। क्लियर? तो बॉडी को मोशन में लाने के लिए इस मॉलिक्यूलर बाउंडिंग को हमें तोड़ना होता है, और वो कैसे टूटेगी? जब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है? तो बेसिक रीजन जो फ्रिक्शन का होता है वो ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ वी कैन स्टडी कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की वजह से कारण हो गया फ्रिक्शन का, कि यही कारण बनता है फ्रिक्शन का। जितना बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा बन जाएगा। उस बॉन्डिंग को ब्रेकअप करने के लिए वी हैव टू कंटिन्यू अप्लाई मोर एंड मोर फोर्स, ताकि वो फ्रिक्शन वहां से ब्रेकअप हो जाए और हमारी बॉडी किसमें आ जाए? मोशन में आ जाए। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकते हैं? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, 3 टाइप्स का फ्रिक्शन होता है। फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकेंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, and third one is fluid friction, that is fluid friction, जिसमें से fluid friction is not included in your syllabus, so we will discuss about sliding friction and rolling friction। ये दोनों टाइप के फ्रिक्शन हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एज द नेम इज सजेस्टिंग हियर कि स्लाइडिंग का मतलब क्या है? मींस कि बॉडी स्लाइड कर रही है, और वी कैन से कि स्लाइड करने के वर्ड्स पे है, स्लाइड करने की कोशिश कर रही है। तो अपोजिंग फोर्स जो उसके अस्तित्व में आया, जो एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। If a body slides or tend to slide, कहाँ स्लाइड करेगी? बिल्कुल over the surface of another body, over the surface of another body. Then the opposing force, which comes into play automatically, is known as force of sliding friction। और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन 3 टाइप्स का होगा। कौन सा? फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज सेकेंड? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड द थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो देखिए, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो बेसिकली 3 टाइप का है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम तीनों को एक एग्जांपल लेकर स्टडी करेंगे कि कब ये स्टैटिक बनेगा, कब लिमिटिंग बनेगा और कब ये काइनेटिक बनेगा। ये एक बॉडी है जिसका मास m है। हमने यहाँ से फोर्स लगाया है इसको मूव कराने के लिए। F is the applied force, बट जो बॉडी है वो नहीं हिली। मीन्स वी कैन से कि अगर मैंने यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट में ही है, नहीं हिली। मीन्स इधर से लगने वाला फोर्स भी कितना हो गया? 2 न्यूटन हो गया। मैंने फोर्स को इंक्रीज कराया, 3 न्यूटन पे ले गई, फिर भी बॉडी नहीं हिली। मीन्स अपोजिंग फोर्स भी 3 न्यूटन हो चुका है। इसी तरह मैंने 4 और 5 पे बॉडी को लेकर गया फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को, बट बॉडी रेस्ट में रहती है। इट मीन्स कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी अराइज हो रहा है साथ के साथ। ठीक है? तो ऐसा फ्रिक्शन जो बॉडी को मूव करने नहीं देता, रेस्ट में रखता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी एट रेस्ट। हमने कहा कि यहाँ तक फोर्स लगाने से बॉडी मूव नहीं करी तो फ्रिक्शन क्या बन गया? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन बन गया। 5 के बाद मैंने फिर से अपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया। सपोज कि मैंने उसको 6 न्यूटन कर दिया। 6 न्यूटन जैसे ही मैंने किया तो बॉडी ऐसा लगे कि अभी जस्ट टू मूव है। आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक पुली की हेल्प से एक पेन लटका दिया और उस पेन के अंदर मैं वेट इंक्रीज करती जा रही हूँ। ठीक है? यहाँ पर मैंने जब तक 5 न्यूटन का फोर्स रखा, 5 न्यूटन का वेट रखा, तब तक ये बॉडी मूव नहीं की। मीन्स जो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल f, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
वो उसमें इक्वल चल रहा था, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। ऐसा फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने यहाँ पर और वेट को इंक्रीज किया, जैसे ही मैं 6 न्यूटन पे पहुंची, अब मुझे लगा कि बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, बॉडी अभी मूव करेगी, बट करा नहीं है, अभी एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं इसको। तो वो फ्रिक्शन क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसके अंदर जो बॉडी है दैट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, बॉडी अभी मूव करने वाली है और वी कैन से जस्ट टू स्टार्ट। तो उस फ्रिक्शन को आपने क्या नाम दे दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितने पे हुआ है हमारा? 6 न्यूटन पे हो गया, ठीक है। तीसरे केस में मैंने और वेट यहाँ पर इंक्रीज किया और ये मेरा जो ब्लॉक है ये चल पड़ा है। मैंने यहाँ पर वेट को इंक्रीज किया और ये मेरा जो ब्लॉक है ये चल पड़ा, मीन्स बॉडी मोशन में आ गई। अगर बॉडी मोशन में आ गई तो वो जो फ्रिक्शन है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसके अंदर बॉडी किसमें आ गई है? मोशन में आ गई है। तो इसको स्टडी करने के लिए आप एक इजी वे में याद रख सकते हैं कि ये 3 टाइप के जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। इसके अंदर ये स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा जोर लगाए हुए था, ये बॉडी को मूव नहीं करने देता whether we are increasing the force। तो इस केस के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन जो हुआ उसने बॉडी को रेस्ट में रखा, यानी कि ये अप्लाइड फोर्स से मजबूत हो गया, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ने अलाउ किया कि बॉडी अभी मूव करने वाली है, इसकी वैल्यू इससे क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ जिसके अंदर बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, तो वो फ्रिक्शन इससे भी कम है। तो इस तरह से आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो बॉडी को चलने ही नहीं देगा, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने किया। अभी फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन आया कि बॉडी चलने वाली है, यानी कि उससे कुछ कम हुआ, और उससे कुछ कम हुआ तो बॉडी ने क्या किया? मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनेमिक। नाउ वी विल डू रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम समझते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। नाम से सजेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर कोई बॉडी दूसरी की सरफेस के ऊपर रोल करती है या रोल करने की कोशिश करती है, तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन अराइज होगा? दैट विल बी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की जो वजह है दैट इज द सेम, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वही रहेगी। रोलिंग फ्रिक्शन के लिए कुछ ना कुछ आपको एक ऐसी कंडीशन स्टडी करनी पड़ेगी। सपोज दिस इज ए व्हील, ये व्हील है, बॉडी मूव कर रही थी, मूव करते करते बॉडी को एक डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। अब इस डिप्रेशन से निकलने के लिए उसको इस हम्प को क्लियर करना पड़ेगा, हमें फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इस हम्प से बाहर निकल कर हम एक स्मूथ रोड पे आ जाए। तो इस टाइप से जो फ्रिक्शन हमें अपोज कर रहा है, हम अपना फोर्स इंक्रीज करे जा रहे हैं इस हम्प को क्रॉस करके आगे निकलने के लिए। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनी हुई है मॉलिक्यूल्स के बीच में, आप कह सकते हैं टायर हमारा धंसा हुआ है मिट्टी के अंदर, आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर हार्ड सरफेस है तो उसके ऊपर आपको रोलिंग फ्रिक्शन इतना देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बाइक और स्कूटी वगैरह के जो टायर हैं, अगर वो फुली इन्फ्लेटेड हैं तो उसका और रोड के बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल कम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉन्टेक्ट होगा टायर और उसके बीच में दैट विल डिक्रीज, कॉन्टेक्ट जो होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर कम ही मॉलिक्यूल्स आपस में कॉन्टेक्ट में हैं, मीन्स जो उनके बीच में फोर्स होगा वो ऑटोमेटिकली कम है, और उस फोर्स से रिलीज होने के लिए हमें भी अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ेगा। सो वी कैन से कि अप्लाइड फोर्स कम लगा है, मीन्स फ्रिक्शन वहां पर कम था। क्लियर? अब यहाँ पे अगर वो टायर के अंदर हवा ही नहीं है तो आपने देखा वो इस तरह से रोड के अंदर धंस जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर वो फुली इन्फ्लेटेड है तो फ्रिक्शन वहां पर कम होगा। बट यहाँ पर ये मिट्टी में धंसा हुआ एक टायर है, इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए वी हैव टू इंक्रीज अवर अप्लाइड फोर्स, सो दैट इसको आप माउंट भी कह सकते हैं। दिस इज ए माउंट एंड दिस इज द डिप्रेशन इन द रोड, ताकि वो इसको क्रॉस कर सके और अपनी स्मूथनेस, अपना जो रोड है उसको एक्वायर कर सके, आगे मूव कर सके। ऐसा करने के लिए इसको रोलिंग फ्रिक्शन से कम अप होना पड़ेगा, फोर्स डिजायर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो इस डिप्रेशन को पार करके माउंट के ऊपर आके आगे की तरफ चल पड़े। तो दिस इज द केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कब अराइज होता है? जब एक बॉडी मूव करती है, रोल करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी और रोल करने की कोशिश करती है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन वहां पर अराइज होता है दैट इज द फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर स्टूडेंट?
तो यहाँ तक का था आज हमारा टॉपिक कि क्या फ्रिक्शन है और क्या इसके टाइप्स हैं। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।